देखिए ये जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है दैट स्टार्ट्स विद द डिस्कशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। तो वी आई एम स्टार्टिंग विद न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बताने वाली बात है नहीं। कि मान लीजिए कि दो मासेस हैं, ठीक है, m1 एंड m2, ठीक है। वहाँ पर चार्जेस होते थे, यहाँ पर मास m है ना, यहाँ पर मासेस की बात हो रही है। एंड इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही, ठीक है ना, सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये रही। सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो r है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो कितना दे रखा है, r दे रखा है। तो सिंपल सी बात है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, ठीक है ना, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। जो फोर्स है दैट इज गिवन बाय जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल आप इसे कंपेयर करते चले कुलम्स लॉ से, है ना। वहां पर क्या होता था k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज गिवन एज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये फोर्स हमेशा कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव नेचर का। बॉडीज हमेशा एक दूसरे को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगी, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव नेचर का ही फोर्स रहेगा। दैट मीन्स फर्स्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स सेकंड के कारण विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सिमिलरली सेकंड को भी जो है फर्स्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट इज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं बहुत आराम से, कोई इसमें बहुत ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है। तो आई एम स्टार्टिंग विथ कैपिटल जी की वैल्यू। कैपिटल जी की वैल्यू बता दो, जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू टेन की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एंड आई जस्ट राइट इट क्लियरली, 10 की पावर -11। और अगर मैं कहूँ कि इसको सीजीएस में बताओ, सीजीएस में बताओ तो क्या वैल्यू होगी, 6.67 इंटू टेन की पावर -8। न्यूटन की जगह हो जाएगा अर्ग, और सॉरी न्यूटन की जगह हो जाएगा डाइन, ठीक है। न्यूटन की जगह क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। ये कैपिटल जी की वैल्यू हो जाएगी। तो जी की वैल्यू देखिए हर जगह कांस्टेंट रहती है। ये अनलाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो क्या था कि के की वैल्यू मीडियम के साथ बदलती थी, लेकिन यहाँ पर जी की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी बात। नाउ आई एम टॉकिंग ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर सिमिलर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे हम कूलम्ब फोर्स की बात करते थे, यहाँ पर भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको एक एक करके मैं एन्यूमरेट कर रहा हूँ, आप साथ साथ में लिखते जाइएगा, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर ग्रेविटेशनल तो ऊपर फोर्स, वाला दिखा दीजिए। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, बस यही है, इसमें क्या बताना है। सर आपने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ाया ना? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। और सर आपने जो क्वेश्चन करी थी वो हाँ वो भी करा दूंगा मैं, क्लास के एंड में करा दूंगा। सर आपने कल पीडीएफ नहीं भेजी। भेज देंगे, कुछ भेज देंगे। और कल इतना ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था जो पीडीएफ की ज़रूरत पड़ जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है लिखिएगा साथ साथ में, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है ना। ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये रिपल्सिव नहीं होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या था, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होगा। सेकंड, इट आल्सो ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है ना, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये भी ओबे करता है, तो इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड, इट इज ऑल्सो सेंट्रल फोर्स। अच्छा, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलने का क्या मतलब है कि फोर्स इज वराइंग इनवर्सली एज इनवर्सली आर प्रोपोर्शनल स्क्वायर, टू आर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो अ सेंट्रल फोर्स। व्हाट डज दैट मीन कि फोर्स किसके अलोंग एक्ट करेगा, फोर्स एक्ट्स अलोंग along this joining द the center. लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, है ना, लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। तो आप जानते हैं कि इस केस में आर क्रॉस एफ किया जाए तो क्या मिलना चाहिए, आर क्रॉस एफ किया जाएगा तो क्या होगा, जीरो होगा ना, क्योंकि अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ही अपन फोर्स एक्ट करवा रहे हैं,
ठीक है। नेक्स्ट इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स भी है। व्हाट डज दैट मीन? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक था, यहाँ पर ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। व्हाट डज इट मीन? Work यू done नो on एवरीथिंग। cycle is कंजर्वेटिव की वर्क डन जो होता है वो हाँ, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंडेंट होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, तो आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो ओबेज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये ओबे करेगा, ठीक है ना। मतलब जितना फोर्स पहला वाला ऑब्जेक्ट सेकंड के ऊपर एक्सर्ट करेगा उतना ही सेकंड वाला फर्स्ट के ऊपर एक्सर्ट करता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना, माइनस साइन के साथ। ऊपर देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो मैंने फोर्सेस मार्क किए हैं वो इसी तरीके से है, ठीक है, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। दोनों बॉडीज को आप पानी में रख दीजिए, स्पेस में ले जाइए, वैक्यूम में लेकर जाइए, कहीं पर भी रख दीजिए, मीडियम के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज मीडियम इंडिपेंडेंट, है ना। जो कैपिटल जी है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, कैपिटल जी इज मीडियम इंडिपेंडेंट, इसलिए फोर्स भी जो है मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे वहां पर तुम्हें याद हो कि मैंने बताया था कि दो बॉडीज के, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच का फोर्स चेंज नहीं होता, चाहे आप मीडियम ले आइए या किसी तीसरे पार्टिकल को ले आइए, है ना। आसपास की बॉडीज अगर और आ जाएं, अलग चार्ज पार्टिकल्स आ जाएं, तो वो अपना अपना फोर्स एक्सर्ट करेंगी, लेकिन दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स था वो नहीं बदलता। ऐसा ही हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज, मैं दो बॉडीज के बीच की बात कर रहा हूँ, दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज अनअफेक्टेड, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज। प्रेजेंस हो बाकी बॉडीज या एब्सेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज, ठीक है। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट वी ऑल्सो हैव कि दूसरी बॉडीज के प्रेजेंस से ही इफेक्ट नहीं होता, इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करता है। मतलब नेट फोर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, स्केलर सम या वेक्टर सम? बोलो, स्केलर सम से रिजल्टेंट फोर्स आता है या वेक्टर सम से? वेक्टर सम से, है ना। ये वेक्टर सम से आप रिजल्टेंट फोर्स जो है बॉडीज पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा चैप्टर हो गया, मतलब ये ऑलमोस्ट, मतलब आपके ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि हमेशा अट्रैक्टिव होगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा, जैसे बिल्कुल ये इलेक्ट्रोस्टैट्स के जैसा ही है। सेंट्रल फोर्स भी है, कंजर्वेटिव भी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे करेगा। वहां पर मीडियम पे डिपेंडेंसी थी ग्रेविटेशनल, सॉरी कूलम्ब्स फोर्स में, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स में जो है मीडियम पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई, नेट फोर्स जो है वो सेम ही रहेगा। ये भी 7th पॉइंट भी सेम है कि दो बॉडीज के बीच का अगर फोर्स है तो वो अनअफेक्टेड रहेगा, चाहे 4 बॉडीज और ले आइए, 10 और ले आइए। और लास्ट में ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे करेगा, मतलब रिजल्टेंट अगर फोर्स आपको कैलकुलेट करना है तो वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। लेट अस से फोर्स ऑन द जीरोथ पार्टिकल विल बी फोर्स ऑन जीरोथ पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन जीरोथ पार्टिकल ड्यू टू सेकंड, इस तरीके से आप ऐड करते जाइए nth पार्टिकल्स के लिए, सबका वेक्टर सम कर देंगे तो रिजल्टेंट फोर्स भी आपके पास आ जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो है पॉइंट्स होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कन्वर्जन टेक्निक। अब यहाँ पर हम कुछ कन्वर्जन टेक्निक्स देखेंगे और डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस और कन्वर्जन टेक्निक्स देखेंगे। अभी तक आपने जो भी इलेक्ट्रोस्टैट्स के फॉर्मूले पढ़े हैं उसे हम ग्रेविटेशनल वाले में कन्वर्ट कर देंगे, इसी चीज़ को मैं कन्वर्जन टेक्निक कह रहा हूँ। कि जो जो आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में फॉर्मूले डिराइव किए थे इतने सारे, वो सेम अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, जहाँ जहाँ चार्ज था, जहाँ जहाँ चार्ज था अब उसे हम मास से रिप्लेस करेंगे। जहाँ वहाँ पर k कांस्टेंट था यहाँ पर कैपिटल G हो जाएगा, r की वैल्यू r ही रहेगी, r को चेंज नहीं करना है। कैपिटल ये सॉरी जो छोटा k होता है ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही इससे इसी को हम G से रिप्लेस कर रहे हैं। तो कभी अगर एप्सिलॉन को रिप्लेस करना पड़ गया तो आप उसे रिप्लेस करेंगे 1/4 पाई G से, है ना। इधर तो ले जाइए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो अगर एप्सिलॉन को रिप्लेस करना पड़ गया तो उसे आप किससे रिप्लेस करेंगे, जल्दी बोलो, 1/4 पाई G से, ठीक है ना। बहुत आसान बात बताइए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम बात करें
वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। आपको पता चलेगा आगे जाके छोटा जी भी होता है जो आपको बताया गया है ना, अर्थ के केस में जैसे जी इक्वल टू 9.8 जो बताया गया जाता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही है ना। वो कैसे है देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते थे, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना। और फिर से आप लिखते थे के Q1 Q0 अपॉन Q0 आर स्क्वायर, तो Q0 से Q0 चला जाता था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती थी के Q1 अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से ये जो G होता है, जैसे आप जानते हैं ना फोर्स बराबर क्या लिखते हैं, M इंटू जी लिखते हैं ना। अब ये फोर्स क्या होता है, ये कौन सा फोर्स होता है बच्चों, जो अर्थ एग्जर्ट कर रही है आपके बॉडी के ऊपर, जो गिवन बॉडी है उसके ऊपर कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, F एग्जर्ट हो रहा है ना। तो F को ही आप क्या लिखते हैं, F को हम लिखते हैं जी कैपिटल M, अर्थ का मास, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, यही एम जी के बराबर है। एम से एम कैंसिल हो जाता है तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो जाती है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्लियर है क्या बात। तो ये भी तो क्या हो गया, यही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी है, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इनफैक्ट बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जी कैसे आता है, ये आता है फोर्स अपॉन मास से। यहाँ से देखो इसी फॉर्मूले को देखो, फोर्स अपॉन मास, जैसे वहां फोर्स अपॉन चार्ज होता था उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी, यहाँ पर फोर्स अपॉन मास से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है। दोनों में बस एक की डिफरेंस है, बहुत ही बेसिक सा छोटा सा डिफरेंस है कि कैपिटल क्यू क्या करता था, अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता था। उस पर अगर हम क्यू नॉट को लाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम ऐसे मानते थे, है ना, जिस डायरेक्शन में वो रिपल्शन महसूस कर रहा हो, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। अब यहाँ पे सपोज हमारे पास कैपिटल एम है और ये छोटा एम है, ये छोटा एम क्या होगा, अट्रैक्ट होगा ना टुवर्ड्स कैपिटल एम। ये कैपिटल एम क्या करेगा, इसे अपनी तरफ, इस छोटे एम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स अपॉन मास जो है वो जी की डायरेक्शन देता है। तो बच्चों ईजी की डायरेक्शन इस बार जो होगी वो क्या होगी, टुवर्ड्स कैपिटल एम। यहाँ पर होती थी अवे फ्रॉम कैपिटल क्यू, यहाँ है टुवर्ड्स कैपिटल एम। तो बेसिकली डायरेक्शन का डिफरेंस है। वहां पर जो फील्ड इंटेंसिटी होती थी वो हमेशा रिपल्सिव के केस में, मतलब हम उसे रिपल्सिव की टर्म्स में इंटरप्रेट करते थे। यहाँ पर हमेशा हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अट्रैक्टिव की टर्म्स में, है ना। ये यहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी होती है वो हमेशा कैसी होती है, अट्रैक्टिव नेचर की, ठीक है ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें जो आपको याद रखना है, ठीक है। और क्योंकि देखो अब वही वहां पर बात आ गई, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अगर रिपल्शन हो रहा हो तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैसी होती है, पॉजिटिव हो जाती है या नेगेटिव हो जाती है, मुझे ये बताओ। कल भी बताया था, हमने देखा था, बताओ पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी या नेगेटिव हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को आप पॉजिटिव मानेंगे या नेगेटिव मानेंगे, ये बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव मानेंगे। एक कैपिटल क्यू हो और एक माइनस क्यू हो, तो आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या नेगेटिव। मानेंगे, ये पॉजिटिव मानते हैं और ये नेगेटिव मानते हैं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, मास मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। आप जानते हैं पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब है कि रिपल्शन हो रहा होगा और नेगेटिव का मतलब है कि अट्रैक्शन हो रहा होगा। यहाँ पर जब आप कन्वर्जन करेंगे तो v को v से ही रिप्रेजेंट करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट सारे फॉर्मूलों में नेगेटिव साइन ऐड होगा। नेगेटिव साइन विल बी एडेड इन ऑल द फॉर्मूले फॉर पोटेंशियल। सारे पोटेंशियल अब यहाँ पर जो भी होंगे वो नेगेटिव पोटेंशियल होंगे। नेगेटिव क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है ना अपनी तरफ। नेगेटिव क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड में अट्रैक्शन ही है। तो इनफैक्ट ऐसा सोचो कि नेगेटिव पोटेंशियल इंडिकेट्स अट्रैक्टिव फील्ड। जब भी आपके पास नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा हो दैट मीन्स वहां पर अट्रैक्शन हो रहा है ना। जैसे माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू अपने अराउंड क्या क्रिएट करेगा, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा कि यहाँ पर अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊं तो बताओ यहाँ पर अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, अट्रैक्शन ही होगा ना, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह माइनस क्यू कैसा पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो इतना याद रखना है कि अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, दिस इज योर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के जो भी फॉर्मूले होंगे उसमें नेगेटिव साइन और जुड़ जाएगा, उसमें नेगेटिव साइन और जोड़ने का है बस, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा
लैम्डा को लैम्डा से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, लैम्डा विल बी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। अच्छा, सिग्मा को सिग्मा से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, लैम्डा वहां पर होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ लैम्डा क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। वहां सिग्मा होता था चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ पर सिग्मा हो जाएगा, जैसे मैं लिखता जाता हूँ, केजी पर मीटर, यहाँ हो जाएगा केजी पर मीटर स्क्वायर, है ना, मास पर यूनिट एरिया। और वहां पर रो होता था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। ये सारी बातें यूज होगी, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही, ठीक है ना, कोई अलग चेंज नहीं करेंगे। बाकी सारे फॉर्मूले भी इसी टेक्निक से आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम कंपेयरिंग, है ना, अब मैं एनालॉजी एस्टेब्लिश कर रहा हूँ, एनालॉजी बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में बिल्कुल अपन एनालॉजी लेकर चलेंगे, किस किस टाइप से क्या क्या होगा यहाँ पर, ठीक है ना। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे पहली बात मैं कह दूं कि लेट अस से फोर्स का एक्सप्रेशन, है ना, यहाँ पर जो फोर्स होता है वो कैसे देते हैं हम, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ का जो फोर्स होता है दैट विल बी गिवन एज g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करें तो दैट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसे मैं लिख दूंगा k कैपिटल Q अपॉन r स्क्वायर, या ऐसा रहने देते हैं, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए बात होगी। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन फोर्स अपॉन चार्ज को याद रखें, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, Q0 ही, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी फोर्स भी क्या लगेगा, उसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन होगी, Eg से, Eg भी कह सकते हो या फिर G वेक्टर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास। तो फोर्स को आप ऐसा भी लिख सकते हो, m इंटू Eg भी लिख सकते हो, या फिर m इंटू G तो लिखते ही थे, है ना, ये तो जानते ही हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग ऑफ फॉर अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। बताइए, यहाँ पर पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज, यहाँ पर पॉइंट चार्ज होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट मास होगा। पॉइंट चार्ज यहाँ पर, पॉइंट मास यहाँ पर। अच्छा, पॉइंट चार्ज है कैपिटल Q, तो बताओ वो फील्ड कितनी क्रिएट करेगा r दूरी पे, KQ अपॉन r स्क्वायर, KQ अपॉन r स्क्वायर। और पोटेंशियल कितना होगा, KQ बाय r, है ना, पोटेंशियल KQ बाय r और इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय r स्क्वायर। यहाँ पर अगर आपके पास पॉइंट मास है और आप r दूरी पे बात कर रहे हैं, तो बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखनी चाहिए, क्या लिखेंगे, Gm अपॉन r स्क्वायर। और पोटेंशियल क्या लिखोगे, Gm अपॉन r, बट यू हैव टू ऐड अ नेगेटिव साइन, है ना, बिल्कुल। देखो कन्वर्जन टेक्निक क्या है, k की जगह g लिख दोगे, कैपिटल Q की जगह मास लिख दोगे, दैट्स इट। ये तो कन्वर्जन टेक्निक है, यस ठीक है सर। ना। तो बिल्कुल वैसे का वैसे ही सब कुछ चलेगा जैसा आपका वहाँ चलता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बस एक साइन और लगाते चलना है, पोटेंशियल, ठीक है ना। सर इस ग्रेविटेशन के केस में कभी रिपल्जन हो सकता है किसी नहीं, भी यहाँ फोर्स? रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ रिपल्शन वाली बात नहीं, सब कुछ अट्रैक्टिव है, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट मास हो गया, पॉइंट चार्ज हो गया। नेक्स्ट लेट अस से ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। देखो बिल्कुल ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का रिवीजन ही हो गया एक तरीके से, ये सब कुछ रिवीजन टाइप ही चल रहा है वहाँ के सारे फॉर्मूला का। चलो बताओ, इसका बताओ, फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर के लिए अगर हम बात करें, इस तरीके से हम फाइनाइट वायर की बात करते थे, ठीक है ना। इस पे क्या होता था, लैम्डा, फाइनाइट वायर के लिए हम लैम्डा डिफाइन करते थे। यहाँ से r दूरी पे, यहाँ पर ये दो एंगल सबटेंड करता था, ये वाला एंगल को अल्फा कहती, सॉरी ये वाला एंगल जो था दैट इज अल्फा, और ये वाला जो एंगल है बीटा। इस पॉइंट P पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, है ना। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स होते थे, बताओ क्या क्या होते थे। एक तो था पैरेलल कंपोनेंट और एक था परपेंडिकुलर। पैरेलल कंपोनेंट क्या था,
k लैम्डा बाई r cos बीटा माइनस cos अल्फा, ठीक है। और व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट था k लैम्डा बाई r sin अल्फा प्लस sin अल्फा, sin अल्फा प्लस sin बीटा, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे होती थी? देखो इस पी पॉइंट पे अगर हम मार्क कर लें यहाँ पर, तो ई परपेंडिकुलर ऐसा होता था और ई पैरेलल जो था कैसा होता था, इस तरीके से, है ना। ये ई पैरेलल और एक ई परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती थी यहाँ इस डायरेक्शन में, है ना। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल? यहाँ पोटेंशियल लिखते थे हम या पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे? वो इनफाइनाइट वायर के लिए लिखते थे, तो छोड़िए अभी उसके लिए, जब इनफाइनाइट वायर के लिए बात होगी तब अपन करेंगे। यहाँ के लिए बताइए यहाँ पर क्या डिफाइन होगा? यहाँ पर लैम्डा डिफाइन होगा, लैम्डा इज लैम्डा केजी पर मीटर, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर पी पॉइंट पे बात होगी आर दूरी पे, सच दैट जो एंगल सबटेंड होंगे, एक एंगल होगा अल्फा और दूसरा एंगल होगा बीटा पॉइंट पी पे। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए पी पॉइंट पे कहाँ कहाँ होगी? ई परपेंडिकुलर तो इनवर्ट्स होगा और ई पैरेलल कहाँ होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बता दिया ना, सारी जो यहाँ पर ई की डायरेक्शन होगी वो उल्टी हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स जो भी अपन ने किया उसका उल्टा कर देंगे हम, है ना। हाँ जी, ई पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकता है ना, ये किसी भी डायरेक्शन में आप मार्क कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अल्फा बीटा की वैल्यूज पे, रिजल्टेंट कहाँ आता है। तो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू वही हो जाएगी के की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? के की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर? जी लैम्डा बाई आर, जी लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और व्हाट अबाउट ई पैरेलल? ई पैरेलल हो जाएगा जी लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। बिल्कुल वैसे ही चल रहा है बच्चों, कोई इसमें ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, डिट्टो वही फॉर्मूले हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट एन इनफाइनाइट वायर? सर इनके मैग्नीट्यूड सेम रह रहे हैं, बस डायरेक्शन बदल गई। बस डायरेक्शन बदल गई इलेक्ट्रिक फील्ड में, बस। इनफाइनाइट वायर बताओ, इनफाइनाइट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती थी 2k लैम्डा बाई आर, है ना, 2k लैम्डा बाई आर। और हम पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करते थे दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट वायर के लिए। क्या होता था पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू? कल रात को भी किया था अपन ने, 2k लैम्डा ln rb अपॉन ra, है ना, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एक इनफाइनाइट वायर हो जिसके लिए हम लैम्डा डिफाइन कर रहे हो, तो ईजी की डायरेक्शन बताओ, अट्रैक्टिव होगी रिपल्सिव होगी? ईजी की डायरेक्शन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, तो वो हमेशा अंदर की तरफ एक्ट करेगा ईजी। तो ईजी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 2g लैम्डा बाई आर, के की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर? जी हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करोगे? 2g लैम्डा ln rb अपॉन ra, सेम बट विथ अ नेगेटिव साइन, विथ अ नेगेटिव साइन, ओके। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन और जुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। इनफाइनाइट वायर भी हो गया, सबने लिख लिया होगा ये, खैर। नेक्स्ट इज सर्कुलर रिंग। क्या बोले थे आप सर? नेक्स्ट इज सर्कुलर रिंग। सर इस चैप्टर को बनाने में थोड़ी सी भी मेहनत लगी थी। हाँ नहीं, अगर आप इसे सोचिए, अगर आप इसको मैं 11th में पढ़ाता तो कितनी मेहनत लगती, सोचो। यही सारे नहीं, जब बना करस्पॉन्डिंग रहे थे ये चीजें चैप्टर तो क्या ही मतलब, कुछ भी नहीं नहीं किया, रिसर्च वर्क तो था ही नहीं। नहीं है, मतलब आगे कुछ टॉपिक्स हैं, मैं तो ये सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ कैरी फॉरवर्ड करके चल रहा हूँ। अगर यही चीज़ मैं 11th में पढ़ाता तो मैं तुम्हें इन सबको डिराइव करवाता, है ना। जैसे यहाँ पर किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पर डिराइव करना पड़ जाता फालतू में इतना लंबा चौड़ा। तो अब वो चीज़ अपन की बहुत सिंप्लीफाई हो गई। तो अगर आप ये 11th में कराते तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ी कराते फॉर्मूले। नहीं, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, वो दो तीन शेल्स के बीच में कनेक्शन कर देना, ये वो सब यहाँ थोड़ी है, मतलब उसका कुछ सबसेट यहाँ पर है, समझ लो ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक वास्ट है, ग्रेविटेशन सबसेट है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ग्रेविटेशन पढ़ा के मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मेहनत बचा लेता, नहीं, करवाना पड़ता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो करवाना ही पड़ता।
क्योंकि वहाँ अभी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सारे डेरिवेशन आपके कोर्स में हैं, मतलब बोर्ड में भी आते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन में ये सब नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में, ठीक है ना। यस सर। अब देखिए कंडक्टिंग रिंग, जैसे रिंग के लिए अपन बात करते थे, रिंग के लिए बात होती थी, देखिए यहाँ पर सर पूरे चैप्टर में से एक पार्टीशन करना पड़ेगा। हाँ नहीं, पूरे चैप्टर में नहीं, पूरे चैप्टर की बात नहीं है ना। मान लीजिए ये सेंटर है O, रेडियस है R, ठीक है, इस पे अपन ने चार्ज दे दिया था +Q। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट O पॉइंट क्या होता था, 0। O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और O पॉइंट पे पोटेंशियल बताओ कितना होता था, KQ/R। यहाँ पर क्या होता था, KQ/R। इसी तरीके से यहाँ पर अगर एक वायर होगी इस तरीके से, सच दैट इस पे जो मास होगा वो m होगा, सेंटर O है, रेडियस R है। अब बताइए इस पे व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, इट विल स्टिल बी 0, एंड व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट O, इट विल बी -gm/r, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -gm/r आ जाएगा, बस नेगेटिव साइन जोड़ते जाओ, सिंपल। अच्छा, सर्कुलर आर्क के लिए सर्कुलर आर्क याद है क्या, आर्क ऐसी होती थी कुछ, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाता था और आपसे पूछा जाता था कि O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो, O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दो, बताओ क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जानते वो किसके अलोंग जाती थी, किसके अलोंग जाती थी, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। ये पूरा एंगल अल्फा होता था, है ना, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ पर भी जो E होगा वो कितना होगा, 2k λ/r साइन α/2, ठीक है ना, साइन α/2। और पोटेंशियल क्या होता है O पॉइंट पे, बोलो, इस पे अगर चार्ज Q दे दिया मैंने, KQ/R हो जाता, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि इस पे टोटल मास m फैला हुआ है, अगेन मान लीजिए रेडियस, ये पॉइंट O है, रेडियस R है, EG कहाँ पॉइंट करेगा, ये तो टूवर्ड्स अंदर की तरफ पॉइंट करेगा ना, EG इस तरीके से अंदर की तरफ पॉइंट करेगा, और एंगल कितना होगा, α/2, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, α/2। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, इट विल बी इक्वल्स टू 2g λ/r साइन α/2, k की जगह g लिखते चलो। पोटेंशियल एट O -gm/r, पोटेंशियल एट O कितना हो जाएगा, -gm/r, सिंपल, कुछ ज्यादा नहीं सोचना है एक इसमें। बात बताइए, जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ रहे थे तो हम जो चार्ज लेते थे उसका मास हम नेग्लेक्ट करते थे ना, जो रिंग का आर्क का ले रहे हैं। नहीं, क्यों क्यों हम नेग्लिजिबल मानते थे, नहीं तो सर ऐसा अगर कुछ नहीं दोनों था, चीजें एक साथ हैं, मतलब अगर एक सर्कुलर आर्क पे हाँ मास हाँ, भी है कुछ और चार्ज भी है, तो तो दोनों क्या लगेंगे, करेंगे। दोनों लगेंगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो बहुत वीक बहुत होता है weak। एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए हम फिर उसे काउंट नहीं करते, इस कारण से काउंट नहीं करते। ऐसा ठीक है, थोड़ी मान, अच्छा ठीक है। चार्ज तो हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड हो, चार्ज अकेले कैसे एग्जिस्ट करेगा, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पे बताओ, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है यहाँ पे अभी। बताओ रिंग के एक्सिस पे ये दूरी x है, ये रेडियस r है, और मान लो कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे जाएगी, वैल्यू बता दो क्या होगी, K∼Q(x/r² + x² की पावर 3/2, ठीक है ना, पावर 3/2। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो रिंग विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, क्या लिखूंगा, KQ/x², शाबाश, KQ/x²। अच्छा अगर r की वैल्यू x के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, मतलब हम बहुत पास में एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फिर x को नेग्लिजिबल कर दोगे तो क्या मिलेगा, KQX/r³, KQX/r³, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ के लिए बात करें,
यहाँ के लिए बताएं यहाँ पर क्या क्या फॉर्मूले लिखने चाहिए। अब ये पॉइंट P है, x दूरी पे, इस पे मास m है, इसका रेडियस r है, E तो अंदर की तरफ आ जाएगी, Eg अंदर की तरफ। Eg की वैल्यू बोल दीजिए कितना हो जाएगा, gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, gmx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगेन x की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा है r के कंपैरिजन में तो इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट मास के लिए gm अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर r की वैल्यू x के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, मतलब आपका जो पॉइंट P है वो रिंग के बहुत पास में है, तो Eg की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, Eg की वैल्यू क्या लिखी जाएगी बोलो, gmx अपॉन आर क्यूब, gmx अपॉन आर क्यूब, ये लिखी जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब एक बात और बता दो, चलो पोटेंशियल बता दो P पॉइंट पे, P पॉइंट पे पोटेंशियल भी बता दो। चलो यहाँ पर रिंग के एक्सिस पे रूट ओवर एक्स आर शाबाश, स्क्वायर माइनस gm अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, gm अपॉन आर होता है ना ये दूरी, ये वाली डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। सारे एलिमेंट जो हैं यहाँ से सेम दूरी पे है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये gm अपॉन आर हो जाएगा और r की वैल्यू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। नेगेटिव साइन जरूर लगाते जाएं, है ना, नेगेटिव साइन तो लगना ही है। व्हाट अबाउट डिस्क, नेक्स्ट एलिमेंट इज डिस्क, डिस्क के लिए बताएं। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा या फिर x अपॉन चलिए डिस्क है, डिस्क के लिए हम सिग्मा डिफाइन करेंगे, रेडियस r डिफाइन कर देंगे, यहाँ से x दूरी पे P पॉइंट है ना। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ तो रिपल्सिव ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉज ऑफ क्या, ये वाला एंगल थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। इस तरीके से लिखते थे अपन। और फिर मैं कहता था कि अगर सोच लीजिए x की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो दिस विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो kq अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दोगे। अच्छा r की वैल्यू अगर x के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो इट विल बिहेव लाइक एन इनफाइनाइट शीट, है ना। फिर ये इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, बिल्कुल। और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ें सारी, क्या बताऊँ क्या नया है, वही सारी बात बता रहा हूँ। बस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी, Eg विल बी इनवर्स, इसके लिए भी सिग्मा डिफाइन हो जाएगा। बताओ यहाँ Eg क्या वैल्यू लिखूंगा, सिग्मा को तो सिग्मा लिखा जाएगा अपॉन में 2। मैंने बताया था जहाँ एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट करना हो उसको किससे रिप्लेस करेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट को किससे, 1/4πg से। तो 4πg ऊपर आ जाएगा, 4πg ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा वैसे ही चलेगा। ठीक है ना, ये रेडियस r हो गया, ये वाला एंगल वापस से थीटा हो गया। ठीक है, सिंपल। अच्छा x की वैल्यू अगर r के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो तो इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट मास gm अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर r की वैल्यू x के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो Eg की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा तो सिग्मा ही रहेगा अपॉन 2, एप्सिलॉन नॉट की जगह ऊपर लिख जाएंगे 4πg, ना, ये आ जाएगा 4πg, दैट्स इट। अच्छा मैं कह दूं व्हाट इज द पोटेंशियल एट P पॉइंट, पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला याद है क्या, यहाँ का पोटेंशियल का फॉर्मूला याद होगा तो वो भी याद होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह 4πg आ जाएगा और रूट में आ जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बिल्कुल वैसा का वैसा एक्सप्रेशन विथ अ एडेड नेगेटिव साइन। ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला बन जाएगा। सर आज के बाद आधी मॉड्यूल कर लेंगे हम ग्रेविटेशन की। नहीं, इतना नहीं कर पाओगे, 2 दिन रुक जाओ उसके बाद कर सकते हो आराम से। बाकी सारे पॉइंट्स बिल्कुल वैसे ही है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही, जैसे मतलब अधिकतर सवाल तो फिर वैसे ही हैं, एनर्जी कंजर्वेशन वाले जो मैंने बताया था ना, याद है, स्फीयर के सरफेस पे कुछ वेलोसिटी डाल दो बुलेट की तो वो सेंटर को क्रॉस कर जाए,
या सॉलिड स्फीयर के अंदर से कितना वेलोसिटी दे कि वो बाहर हमेशा के लिए चला जाए, एस्केप कर जाए। याद है इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे अपन ने, जहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगाते थे, हाँ सर। पोटेंशियल, Yes, वही yes, sir. बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल। बस इसमें थोड़ा बहुत वो हो जाएगा कि छोटा जी जो है ना उस पर इफेक्ट आता है, हाइट पे ले जाएंगे, डेप्थ में ले जाएंगे, तो छोटा जी जो है वो इफेक्ट हो जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। और थोड़ा सैटेलाइट्स के मोशन के बारे में डिस्कशन रहेगा, केपलर्स लॉ थोड़ा बहुत, बस वही है जो थोड़ा नया है इस चैप्टर में। बाकी इट विल रिसेंबल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मांगता ये चैप्टर, ठीक है। इसलिए वो 1 महीने का था और ये 1 हफ्ते का। हाँ बस वही बात है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग शेल फॉर्मूले याद है सब, बताते जाओ, हाँ सर याद है। बोलते जाओ। चलो पहले बात करते हैं आर ग्रेटर देन आर थी। इस पे कैपिटल क्यू चार्ज मान लिया, इसका रेडियस आर Q मान by लिया, R square. इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो आर ग्रेटर देन आर, आई एम टॉकिंग ऑफ आर ग्रेटर देन आर, आर इक्वल्स टू आर और आर लेस देन आर, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। सरफेस पे के क्यू बाय बड़ा आर स्क्वायर और लेस देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अच्छा पोटेंशियल बता दो भाई, आउटसाइड पॉइंट के लिए इट विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, KQ by R. सरफेस पे के क्यू बाय बड़ा KQ आर, by capital और इनसाइड पॉइंट के लिए भी के KQ क्यू by बाय capital R. सेम रहेगा, है ना, जो सरफेस पे रहेगा वही अंदर हर जगह रहेगा। यहाँ पर इसका मास m मान लिया, रेडियस r मान लिया। चलो r ग्रेटर देन r, r इक्वल्स टू r, r लेस देन r, बोलो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी gm अपॉन r स्क्वायर। यहाँ सरफेस पे कितनी हो जाएगी, gm अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और इनसाइड पॉइंट के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0। पोटेंशियल की बात बोल दो, पोटेंशियल कितना, माइनस का gm बाय r, सरफेस पे हो जाएगा माइनस vm बाय कैपिटल R, और इनसाइड पॉइंट पे तो वही रहेगा जो सरफेस पे, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो। k की जगह g लिखो, कैपिटल Q की जगह m लिख दो, और पोटेंशियल में माइनस साइन लगाते जाओ, बाकी बिल्कुल एज इट इज है, ठीक है। ये हो गया कंडक्टिंग शेल। व्हाट अबाउट सॉलिड स्फीयर, अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है केस, यहाँ ध्यान दो, इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे, और सबसे ज्यादा यही, क्योंकि ग्रेविटेशन में हमारे पास प्लैनेट्स की बात कर रहे होंगे हम, प्लैनेट्स की, सैटेलाइट्स की, तो प्लैनेट्स की बात हो रही होगी तो दे आर सॉलिड स्फीयर, अंदर से खोखले नहीं है, वो खाली नहीं है, तो सारे जो 90% जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इसी से रिलेटेड मिलेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है जो आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा मैं तो कहता हूँ कि इनके लिए ग्राफ भी बना देते हैं एक बार अपन, बिफोर मूविंग ऑन टू सॉलिड शेल। मैं कहता हूँ सॉरी सॉलिड स्फीयर, एक बार अपन ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। सर उसी की तरह तो होगा, सेम या अलग होगा? बिल्कुल नहीं, वैसे ही होंगे, वैसे ही ग्राफ होंगे, बस मैं प्लॉट करवा देना चाहता हूँ आपको। बताओ कैसे प्लॉट करें। सपोज ई वर्सेस ईजी वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है ना, ईजी वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करना है। अब एक बात सुनो, समझो, मेरी ध्यान से बात सुनना इसको, और गांठ बांध के रखो इस बात को। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो कि लेटस से हमने कहा ये सॉलिड शेल है, कंडक्टिंग शेल है, मान लीजिए दिस इज कंडक्टिंग शेल। हम सेंटर से r दूरी पे जाते हैं, इस पॉइंट P पे जाते हैं, तो पोजीशन वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में पॉइंट करता है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है ना। तो बेसिकली स्पीकिंग जब r की वैल्यू पॉजिटिव है, वेक्टर वाइज बोल रहा हूँ मैं, जब r की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नेगेटिव में पॉइंट कर रही है ना, ये किस में पॉइंट करेगी, नेगेटिव। क्लियर है क्या? r पोजीशन वेक्टर तो सेंटर ऑफ द शेल के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा ना, इस O के रिस्पेक्ट में हम r लेकर जाते हैं, तो Eg जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बेसिकली ये ग्राफ जो बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए बताओ? फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना चाहिए। पॉजिटिव r के लिए Eg नेगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, वहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता था क्योंकि वहां रिपल्शन होता था, यहाँ अट्रैक्शन। तो देखो इसका ग्राफ, अंदर पहले तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, 0 रहेगी,
ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कितनी रहेगी, 0 रहेगी। उसके बाद क्या होगी, जीएम अपॉन आर स्क्वायर मैक्सिमम, मैक्सिमम जो होगी वो कितनी होगी, जीएम अपॉन आर स्क्वायर होगी। और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला ग्राफ, मतलब ये कुछ ऐसा बनना चाहिए आइडियली। लेकिन कई बार सवालों में ना ऐसा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला भी दिया हुआ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला भी कई बार सवालों में दिया हुआ होता है कि यहाँ पर 0 था और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाला ग्राफ बन गया, सही है। यहाँ पर वो केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम साइन की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर दोनों ग्राफ गिवन हो, सुन लो ध्यान से, ऑप्शन में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला भी गिवन है और फोर्थ क्वाड्रेंट वाला भी गिवन है, तो विच वन इज मोर एप्रोप्रिएट, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला मोर एप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर सवाल में फोर्थ वाला नहीं दे रखा है तो फर्स्ट वाले को भी टिक किया जा सकता है, फिर आप ये चैलेंज नहीं कर सकते कि मेरा गलत कर दिया या ऑप्शन में था ही नहीं। उस केस में वो केवल मैग्नीट्यूड की बात करेगा बाय डिफॉल्ट, है ना। उसको आप क्लेम भी नहीं करेंगे कि है ना आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोला ही नहीं था, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। दोनों गिवन हो तो फोर्थ वन इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन वाले में, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले में तो फर्स्ट में ही बनेगा, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट पोटेंशियल बेटा, पोटेंशियल बताओ, पोटेंशियल का ग्राफ कैसे बनना चाहिए। पोटेंशियल तो सो श्योर कि ये नेगेटिव में ही बनेगा, मतलब इसमें क्या ही सोचना है, ये तो माइनस का जीएम अपॉन आर है ना। तो पहले क्या रहेगा बोलो, इनसाइड पॉइंट के लिए माइनस जीएम बाय आर कॉन्स्टेंट रहेगा, यहाँ तक कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, सरफेस तक सेम ही रहेगा, कितना रहेगा, माइनस जीएम अपॉन आर। और फिर आउटसाइड पॉइंट के लिए इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वर्सेस आर, पोटेंशियल वर्सेस आर की ये वैल्यू है, ये हो गया आर इक्वल्स टू आर और आर ग्रेटर देन आर, ठीक है ना। इसमें तो बिना सोचे, इसमें अगर पोटेंशियल में अगर पॉजिटिव में दे रखा है ना तो वो गलत है, पोटेंशियल में तो हमेशा नेगेटिव में ही बनेगा, ठीक है। सर हाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले ग्राफ में मैग्नीट्यूड लिख के फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला दोनों दे दो तो हम फर्स्ट वाले पे टिक लगाएंगे ना। फर्स्ट वाला, हाँ बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में तो फर्स्ट ही है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ अपने सॉलिड स्फीयर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब हम सॉलिड स्फीयर की। बताओ, इनसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट और सरफेस फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर इक्वल्स टू आर और आर लेस देन आर, बोलते जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यू चार्ज है, रेडियस आर है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। सरफेस पे आप लिखेंगे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और इनसाइड पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। अगर याद हो तो एक और टर्म की तरह लिखते थे, कैसे, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो आर बाय 3 रो एप्सिलॉन, आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यूज बोलते जाओ। आउटसाइड के लिए के क्यू बाय छोटा आर, KQ by R, सरफेस पे के क्यू बाय KQ by capital बड़ा R, आर। और इनसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल KQ by 2R cube क्यूब into में 3R आर square स्क्वायर माइनस छोटा आर, minus small r। ठीक है ना। माइनस सेंटर पे स्मॉल कितना आर होता स्क्वायर, था, सेंटर पे पोटेंशियल 3 by 2 के KQ क्यू by बाय R। आर, जो सरफेस पे होता है उसका 3/2 टाइम्स, ठीक है। गुड, आप लोगों को याद है, वेरी गुड, शाबाश। चलिए इस केस में बता दो, ग्रेविटेशन वाले केस में, फॉर आर ग्रेटर देन आर, आर इक्वल्स टू आर और आर लेस देन आर की बात करेंगे, ठीक है। चलो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पे कितनी हो जाएगी, जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और इनसाइड पॉइंट के लिए हो जाएगी जी एम आर अपॉन आर क्यूब। तुम नहीं जानते ये एक्सप्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात। अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, जी एम आर अपॉन आर क्यूब, रट लो इसे बिल्कुल कंठस्थ, ठीक है। अच्छा व्हाट अबाउट आगे, पोटेंशियल बोलो। पोटेंशियल यहाँ हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, सरफेस पे हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन कैपिटल आर। इनसाइड पॉइंट के लिए माइनस का जी एम अपॉन 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला, ठीक है। और सरफेस सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे होगा माइनस का 3/2 टाइम्स जी एम बाय आर, है ना। बस वैसा का वैसा ही है, नेगेटिव साइन और जुड़ गया,
ग्राफ प्लॉट करवाएं इसमें, ग्राफ प्लॉट करवाओ। चलो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। लेटर से सबसे पहले मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर। बोलो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला है ना, तो सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली लाइन आनी चाहिए। देखो Eg इज प्रोपोर्शनल टू आर आ गया ना, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर वाली, इस तरीके से ग्राफ बनना चाहिए। और व्हाट अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल का कैसा बनेगा? V वर्सेस R, बोलिए। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? -3/2 GM/R, -3/2 GM/R होता है, ठीक है। तो पहले तो वो सरफेस पर होते होते कितना हो जाएगा, सरफेस तक जाते जाते, बहुत ज़्यादा पास में बना दिया इसे। मान लीजिए यहाँ था -3/2 GM/R, ठीक है ना। सरफेस पे जाते जाते कितना हो जाएगा, सरफेस पे जाते जाते हो जाएगा -GM/R। तो ये तो पैराबोलिक बनेगा, ये पैराबोलिक कैसे बनेगा, यहाँ से यहाँ तक पैराबोलिक, और उसके बाद हाइपरबोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वाला ग्राफ। ऐसा मैंने वहाँ पे भी कराया है तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैट्स में, याद है? ऐसा ग्राफ बनाया था, डू यू रिकॉल या भूल गए? याद। बस वो क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। देखो ये कंप्लीट, मतलब ये सारी एनालॉजी मैंने आपको बता दी, जो जो वहाँ पर चीज़ें थी वो यहाँ पर किस तरीके से अप्लाई हो जाएंगी। खत्म सर चैप्टर? हाँ खत्म सर चैप्टर? नहीं नहीं नहीं, चैप्टर कहाँ से खत्म है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। तो क्या क्लास खत्म? थैंक यू। चलो इतना अगर नोट कर लिया हो, नोट किया है ना साथ में, ये ना चारों एक सर्कल में घूम रहे हैं, सर्कल का रेडियस r गिवन है। तो देखिए ये r है, ये r है, ये भी r है और ये भी r है। तो एक बात समझने की है कि किसी भी एक पार्टिकल को कंसिडर कर लेते हैं, लेट अस कंसिडर दिस पार्टिकल, है ना। इस पार्टिकल के ऊपर मैं नेट फोर्स निकाल ले रहा हूँ। तो देखो ये वाला m इसे अट्रैक्ट करेगा, दिस इज 1, दिस इज पार्टिकल नंबर 2, दिस इज पार्टिकल नंबर 3। तो फर्स्ट के कारण यहाँ पर एक फोर्स लग जाएगा, कितना लगेगा जल्दी बोलो? F1। F1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? G अपॉन दूरी का स्क्वायर। ये दूरी कितनी है बोलो बेटे? R, ये दूरी कितनी है? √2r, है ना। तो ये क्या बनेगा? √2r का स्क्वायर। सो दिस बिकम्स GM² अपॉन 2r², है ना। ये F1 यहाँ लगेगा, और सेम इतना ही फोर्स यहाँ पर भी लग जाएगा F1। थर्ड वाला पार्टिकल अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा विद द फोर्स F3। F3 की वैल्यू हो जाएगी GM अपॉन, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2r का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स GM² अपॉन 4r²। मेरे हिसाब से F1 और F1 का रिजल्टेंट, F1 और F1 का रिजल्टेंट यहाँ कितना जाएगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो जाएगा √2F1। √2F1 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और F3 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो कितना लगेगा? √2F1 प्लस F3। और बच्चों जो फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा हो वही पार्टिकल को घुमाएगा सर्कल में। तो दिस नेट फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो यहीं से आ रही है ना। तो √2 टाइम्स GM² अपॉन 2r², F1 की वैल्यू रखिए, प्लस अब F3 की वैल्यू रखेंगे GM² अपॉन 4r² बराबर सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इज mv²/r। घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। देखो r रेडियस है ना इसका, तो लिख लिया, ठीक है। एक एक r तो कैंसिल आउट हो जाता है, देखो एक एक r विल कैंसिल आउट, एक मास विल आल्सो कैंसिल आउट। व्हाट वी आर लेफ्ट इज, देखिए चारों ऑप्शन में से देख लो क्या बाहर क्या निकाला है। 2 को बाहर निकाला है, मतलब 4 LCM लिया होगा, तो ठीक है। GM यहाँ पर आ जाएगा, GM इंटू ये हो गया √2 अपॉन 2r, ठीक है, प्लस GM अपॉन 4r बराबर v²। तो v की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हो जाएगी?
अंडर रूट में देखो 4r आप एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर बचेगा 2√2gm प्लस ये आ जाएगा gm, ठीक है। तो देखो हाफ बाहर आ जाएगा और अंदर रूट में gm/r कॉमन है और यहाँ आ जाएगा 1 + 2√2, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो इतनी हो जाएगी, इतने से पार्टिकल घूम रहा होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, दिस इज सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नोट कर लो इसे। देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, मतलब ई दे रखा है अपन को, है ना। फाइंड आउट द वर्क डन इन मूविंग 1 kg मास बाय 1 मीटर अलोंग दिस लाइन 4y = 3x + 9। तो y बराबर इस तरीके से लिखा जा सकता है 3/4x + 9/4, मतलब जो इंटरसेप्ट हो जाएगा वो कितने का हो गया 9/4 हो गया। और एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, देखो स्लोप y = mx + c की फॉर्म में आ गई है ना। y = mx + c में तो स्लोप जो है वो हो गया 3/4, मतलब थीटा कितना हो गया 37 डिग्रीज। तो ये जो एंगल है वो कितना है 37 डिग्रीज है। चलो नोट कर लिया अपन ने 37 डिग्रीज। इसके अलोंग लाइन, इस लाइन के अलोंग पार्टिकल को मूव कराना है 1 मीटर की दूरी से। कितना चलाना है हमें 1 मीटर, 1 मीटर चलाना है। तो बताओ क्या मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ 1 cos 37 i कैप में प्लस 1 sin 37 j कैप में। बोलो हाँ या ना। क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 1 मीटर का अपन ने वेक्टर में तो हो दिया ना कि cos 37 i कैप में और sin 37 j कैप में। सो दिस इज 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। आपको एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट इतना करना है। आपके फोर्स की वैल्यू जो है, फोर्स आप जानते हैं जैसे QE लिखते थे वैसे यहाँ पर m × EG लिखेंगे, m × EG लिखेंगे। मास 1 किलो ही दे रखा है और EG की वैल्यू दे रखी थी इन्होंने 3i कैप माइनस 4j कैप। कितना दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप दे रखा है, ठीक है। फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, वर्क डन निकाला जा सकता है। dw बराबर आप कैसे निकालते हैं जल्दी बोलो, dw कैसे निकालते हैं F.dr। आप मुझे बताओ कि मैं यहाँ डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले सकता हूँ क्या? यस ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट लग रही है ना। अगर फोर्स वेरिएबल होता तो मुझे इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ती है ना। अगर फोर्स वेरिएबल होता, x के साथ या y के साथ चेंज हो रहा होता, तब मुझे ये काम करना पड़ता। तो कितना हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप और डॉट ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। कितना बन गया ये देखो 12/5 माइनस 12/5 इट विल बिकम 0। सो द वर्क डन इज 0, ठीक है ना। इस केस में जो वर्क डन कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इस टाइप का तुमने कर रखा है, ऐसा मिलता जुलता ही सवाल, ठीक है ना। एक रॉड दे रखी है, रॉड का मास m है, लेंथ l है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मास m0 पड़ा हुआ है, यहाँ से a डिस्टेंस पे, यहाँ से a डिस्टेंस पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन m0 ड्यू टू द रॉड। रॉड के कारण m0 पे कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ये फाइंड आउट करना है। चलो करो। देखो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर जो Gmm/r² अपन लगाते हैं वो अगेन वैलिड फॉर पॉइंट मासेस ओनली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x दूरी पे जाके एलिमेंट ले लेंगे। x दूरी पे जाके अगर एक छोटा सा एलिमेंट उठा लिया dx का, तो इस पे छोटा सा मास क्या लिखूंगा dm बराबर लैम्डा dx, लैम्डा लिख दूंगा m/l × dx। तो छोटा सा फोर्स जो इन दोनों के बीच में लगेगा वो लगेगा Gm0 dm अपॉन दूरी का स्क्वायर x², है ना। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो गया x²। तो df बराबर हो जाएगा Gm0। अच्छा dm कितना है m/l dx अपॉन में x² आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक के लिए, x की वैल्यू ये कहाँ से से, प्लस एल x की वैल्यू a से जाएगी कहाँ तक a + l तक,
ठीक है ना, a से a प्लस एल तक आपको इंटीग्रेट करना है, बस आ गया आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने पे आ जाना चाहिए जी एम नॉट इंटू कैपिटल एम अपॉन इज इट a इंटू A a प्लस into एल, A plus यही आएगा ना, हम्म, तो सॉल्व करके ही आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने सेंटर ऑफ मास से किया था, मेरा नहीं गलत है, कहाँ से? नहीं बिल्कुल गलत है, कैसे हो जाएगा? नहीं वो नहीं कर सकते। रॉड को सेंटर ऑफ मास पे मान लिया मैंने, नहीं पूरा नहीं मास। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ओके सर वो मैं इसने समझ गया 10th था, में वो भी यही एल बाई करा टू था। L/2 प्लस ए से मैं समझ ही गया था कि तूने वो सेंटर पे ले लिया है, बट वो ऐसा क्यों किया? गलत बात। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट सर हो तो गया टाइम, टाइम हो गया। क्या? और आप ये भी नहीं कह सकते कि तुम लोग लेट आए थे क्योंकि आपने तो पढ़ाया ही था। सर डायरेक्ट क्लास में बैठ गया सर, एक क्लास लेके कुछ तो रैम करिए। चलिए, दिस इज फॉर योर होमवर्क, ट्राई दिस एट होम। सर डोंट ट्राई दिस एट होम। कैविटी प्रॉब्लम। सर एक बार वो भेज देंगे क्या PDF? हाँ भेज दूंगा।